हेलो एवरीबॉडी। आज आप पढ़ रहे हैं सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 और पूरा मैं आपको आज इंट्रोडक्शन दूंगी और आगे के टॉपिक डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले जाने कि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 इसको हिंदी में क्या कहते हैं। प्रतिभूति संविदा विनिमय अधिनियम 1956। देखिए, जो नोट्स हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं। मैं आपको समझा दे रही हूँ कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका था और 1945 और 1946 के बीच में स्टॉक एक्सचेंज में एकदम से उछाल आया वॉर के बाद में, और कहा गया कि संपूर्ण भारत में बिना किसी डिले किए हुए स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलाइज करने की ज़रूरत है और स्टॉक एक्सचेंज में सुधार किया जाना चाहिए, उससे संबंधित नए लॉज को बनाना चाहिए। 1948 में भारत सरकार ने इस विषय पर बहुत सारा अध्ययन किया और आर्थिक सलाहकार एक रिपोर्ट रिकमेंडेशन की गई और कहा गया कि इस पे लॉ बनाया जाए, और वित्त और कानून मंत्रालय, इंडियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बॉम्बे सरकार के रिप्रेजेंटेटिव ने एक अथॉरिटी को अपॉइंट किया, क्योंकि इस समय बहुत नीड थी कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया है और स्टॉक एक्सचेंज में इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा है, तो बहुत सारे लॉज हैं जो सुधार होने चाहिए। उन्हीं में से एक लॉ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 था। अब हुआ क्या कि जो कमेटी थी उसने कानून के प्रस्तावों को डिटेल में जाकर सरकार के विचार के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया और उसको प्रेजेंट किया। चूँकि जो व्यापारिक समुदाय और स्टॉक एक्सचेंज के प्रतिनिधि थे वो लोग उससे जुड़े हुए नहीं थे डायरेक्टली, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को लेकर एक और समिति अपॉइंट कर दी, और समिति ने 1951 में अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की, अपना ड्राफ्ट बिल प्रेजेंट किया 1951 में। देखिए, जब 1951 में रिपोर्ट प्रेजेंट की गई, उसके बाद की स्थिति भी मैं आपको बता दूं कि इस समिति द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई थी, बिल तैयार किया गया था, उसमें स्टॉक एक्सचेंज, कॉमर्शियल चीज़ें, जितने भी यूनियंस हैं, पर्सनस हैं जो इसको चला रहे थे, उन सब के बारे में पूरा एक डिटेल दिया गया था। और सभी कॉर्पोरेट और सभी पर्सन की 1952 के दौरान एक क्या लिया गया, उनसे उनके थॉट्स मांगे गए थे कि आप बताइए कि ये क्या, आप इसके विषय में क्या सोचते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में क्या होना चाहिए। और बहुत सारा अध्ययन किया गया, एनालाइज किया गया, और उसके बाद पार्लियामेंट में सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन बिल पेश किया गया और विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया, और 4 सितंबर 1956 को ये राष्ट्रपति की सहमति इसको प्राप्त हो गई थी। आप लोग ध्यान रखेंगे, 4 सितंबर 1956 को प्रेसिडेंट की कंसेंट मिल गई थी, और 20 फरवरी 1957 को सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, कह सकते हैं कि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट ये क्या हो गया कि आया, प्रवर्तन किया गया, लेकिन इसको किसके नाम से जाना जाता है? सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन 1956 के नाम से ही जाना जाएगा। इन्फोर्स कब हुआ था? 20 फरवरी 1957 को, 20 फरवरी 1957 को। तो आप इतना जान गए होंगे कि इस अधिनियम का ऑब्जेक्ट क्या था। ये भी बता दूं कि देखिए, अधिनियम का जो ऑब्जेक्ट है वो सिक्योरिटी में अनफेयर ट्रांजेक्शन को रोकना था, कि जो प्रतिभूतियाँ हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, उनके अनफेयर ट्रांजेक्शन को रोका जाए। और इस एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्ट था, शेयर मार्केट को रेगुलाइज करना, सिक्योरिटीज़ के ट्रांजैक्शन को बिल्कुल रेगुलाइज करना, सिक्योरिटी में अगर कोई अनुचित सट्टेबाजी हो रही है तो उसको रोका जाए, सिक्योरिटी डीलर्स को लाइसेंस देना, और स्टॉक एक्सचेंज की सीमा के बाहर सिक्योरिटी के सेल और परचेज को रेगुलाइज करना। तो संक्षेप में इसके कह सकते हैं कि इस अधिनियम का जो सिक्योरिटीज़ में अगर कोई अवांछित लेन देन को रोकने के लिए अधिनियम था, जिससे जुड़े कुछ मामलों को इसमें रेगुलाइज कर दिया गया कि अब कोई भी इस तरीके का लेन देन नहीं कर पाएगा। तो अधिनियम का जो उद्देश्य था कि विधेयक में कहा भी गया था कि यह स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलाइज करता है, प्रतिभूतियों के लेन देन को एक रेगुलाइज कर रहा है, और इसमें अवांछित चीज़ों को रोका जा रहा है, और जो सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज कैसे किया जाएगा उसको भी रेगुलाइज किया गया, और सिक्योरिटी डीलर्स को भी बिल्कुल रिकग्नाइज्ड कर दिया गया, और उनको एक लाइसेंस दिया गया कि वो ये काम कर सकते हैं। तो देखा जाए तो इसके स्टॉक सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 का जो उद्देश्य थे वो दो तरीके से मेनली है, कि स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलाइज करना और उस पर प्रतिभूतियों में, सिक्योरिटीज़ में लेन देन को रेगुलाइज करना, और गलत लोग उसमें किसी भी तरीके से ट्रांजैक्शन ना कर सकें, सट्टेबाजी को रोका जाए, उसको पूरी तरीके से बैन किया जाए।
ये इसका मेन ऑब्जेक्ट था। दूसरी चीज़, सिक्योरिटी डीलर्स को लाइसेंस दिया जाए और स्टॉक एक्सचेंज की सीमा के बाहर होने वाले जितनी भी सिक्योरिटीज़ के शेयर परचेज हैं उनको रेगुलाइज किया जाए। तो जो डीलर्स से जो रेगुलाइज किए गए थे केवल वही क्या कर सकते थे कि सिक्योरिटी को ख़रीद और बेच सकते थे, इसके अलावा कोई और शेयर मार्केट में काम नहीं कर पाएगा। तो ये स्टॉक एक्सचेंज की सीमा के बाहर जो सिक्योरिटीज़ थी उनको भी रेगुलाइज कर दिया गया। तो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 का यही दो ऑब्जेक्ट मेन थे। बाकी अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट डिस्कस करूंगी कि एक केस भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक केस भी इम्पॉर्टेंट था, ए वैद्यनाथन वर्सेस यूओडाई। तो एक केस था ए वैद्यनाथन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आप पूरा लिख लीजिएगा, हिंदी में मैंने यूओआई लिखा हुआ है। तो यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1999 का था, मद्रास 11। अब इस केस में क्या किया गया, न्यायालय ने कहा कि सिक्योरिटीज़ में व्यापार करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। भाई सिक्योरिटीज़ को जब हम ट्रेड कर रहे हैं, सिक्योरिटीज़ क्या कहा गया, दैट राइट टू डू बिजनेस इन सिक्योरिटीज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट्स, कि सिक्योरिटी को जो व्यापार हो रहा है कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ये कानून है, एक रेगुलाइज राइट है। और एसोसिएशंस के लेखों के अनुसार सदस्यता को विनियमित किया गया है। जो मेंबरशिप है वो कैसे रेगुलाइज की गई है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से, और एक राइट क्रिएट किया गया है जो स्टैट्यूट्स के माध्यम से रेगुलाइज किया गया है। तो आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 का ऑब्जेक्ट क्या था। फिर से सुन लेंगे एक लाइन में कि शेयर मार्केट को रेगुलाइज करना, सट्टेबाजी को रोकना, डीलर्स को लाइसेंस देना, और स्टॉक एक्सचेंज की सीमा के बाहर अगर कोई सिक्योरिटी के सेल परचेज को कर रहा है तो उसको भी रेगुलाइज किया जाए। क्या होना चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज की सीमा के अंदर ही हम किसी तरीके से सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज को करेंगे और उसके बाहर नहीं जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नेक्स्ट इसके